नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं बीआईपी न्यूज। बीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में आप सभी का स्वागत है। कल 15 अगस्त है, पूरा देश जश्न मनाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो आपदा चल रही है। हम बात करेंगे कि इतने वर्ष हो गए, लगभग 23 वर्ष हो गए उत्तराखंड को बने, लेकिन हर वर्ष जब ये जून जुलाई का महीना आता है तो पूरा प्रदेश क्यों परेशान हो जाता है, डरा रहता है, सहमा रहता है। अभी हम आपको एक घटना देंगे जिससे आपको लगेगा पिछले 2 महीने में लगभग 50 से 60 मौतें हुई हैं। आपने सुना होगा जब राज्य बना, राज्य बनने के बाद तुरंत गौरावत जैसी घटना हुई, उत्तरकाशी पूरा जमीन पे आ गया था, पूरा पहाड़। 2010 में घटना हुई, 2013 में केदार घाटी में घटना हुई, और अभी कुछ दिन पहले जोशीमठ में घटना हुई, घरों में दरारें पड़ गई। इधर 2-3 दिन में आप देखा होगा कि गौरीकुंड काफी चर्चाओं में रहा, आप लोगों की सुर्खियों में रहा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिस तरह से वहां, और इस आपदा को अगर हम देखें तो छोटे शब्दों में कैसे कहा जाए, बयां कर सकते हैं। और अगर न देखें तो क्या हम सारे काम को करते हुए आपदा आने दे सकते हैं? क्यों हम आपदा आने से पहले प्रबंधन नहीं कर सकते? कई तरह की आपदाएं आती हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, दैविक आपदाएं हैं, मानवीय त्रुटि से भी जो आपदाएं होती हैं उनकी भी हम अक्सर चर्चा करते हैं। भूकंप की चर्चा करते हैं, बाढ़ की चर्चा करते हैं, लेकिन अवैध रूप से जो खनन हो रहा है उसकी चर्चा हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि आदि आपदाओं का कारण ही वही है। लेकिन हम सभी चीजों पर चर्चा करेंगे कि ये आपदा अगर आ रही है, आज एकदम नॉन पॉलिटिकल चर्चा करेंगे और ये बात करेंगे कि क्या इस आपदा को रोका कैसे जा सकता है। क्योंकि 10 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही, 13 वर्ष से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में हो गए, काफी अनुभवी लोग गए। उत्तर प्रदेश में जिन्होंने सत्ता में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उत्तराखंड बनने के बाद भी उत्तराखंड के शीर्ष पे ही रहे। लेकिन अगर आपदा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मुख्य कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी से युवा चेहरा तेज तर्रार हमारे साथ प्रवक्ता है सचिन गुप्ता जी। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत दिनों के बाद अपने चैनल पे आ रहे, अक्सर आते थे बीच में, एक्चुअली में हर चैनलों पे भेजा जाता है, तो सचिन जी को दूसरे चैनलों पे हम देखते थे। आज इनसे खुल के हम वार्ता करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तेज तर्रार मुख्य, मतलब आप वक्ताओं में हेमा पुरोहित जी। हेमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अभी पर्यावरण गतिविधि में जुड़ेंगे। तब तक हम अपने सहयोगी विक्रम श्रीवास्तव को जोड़ते हैं और उससे बात करेंगे कि जिस तरह से सचिवालय में आपदा प्रबंधन का कार्यालय बना हुआ है, किस स्थिति में है और कैसा होना चाहिए। विक्रम जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं सचिन जी के पास चलता हूँ कि सचिन अपने भारतीय जनता पार्टी के राजनीति के साथ साथ ही पहाड़ों पे भी घूमते रहते हैं, पहाड़ों की स्थिति से भी वाकिफ रहते हैं। जोशीमठ से क्या हम लोगों ने नहीं सीखा, बरुड़ावत से हमने नहीं सीखा, केदार घाटी की भी बड़ी आपदा आई, सचिन जी हमने नहीं सीखा। आपदा आने के बाद ही हम आपदा पे बात करते हैं। सचिन गुप्ता जी, देखिए, पहले तो मैं वीआईपी चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि आज वीआईपी चैनल में काफी दिन बाद मुझे आने का अवसर मिला। और जहाँ तक आपने विषय रखा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है उत्तराखंड के लिए, समग्र पूरे देश के लिए, क्योंकि आज उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, और जहाँ तक अक्सर जो है पहले देखा करते कि प्लेन पे ज्यादातर बाढ़ की स्थितियां बना करती थी, या प्लेन में ज्यादा जो है इस तरीके की ठहरी स्थिति मानसून के समय आती थी, लेकिन अब पहाड़ पर भी आने लगी, तो कहीं ना कहीं जो है मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं प्राकृतिक का दोहन आम जनमानस में हम सब ने मिलकर किया है, कहीं ना कहीं परिणाम हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से बेमौसमी बरसातें आदि को इतनी बेइंतहा जिसको मौसम विभाग भी जो है बड़ा हैरान है कि किस तरीके से जो है यहाँ आपदाएं आ रही है। और जहाँ तक आपने आपदा के विषय बात करा कि कई बार जोशीमठ की आपने आपदा का विषय बात किया आपने, और अन्य आपदा, तो आपने एक चीज और देखी होगी कि जिस तरीके की अब आपदाएं आ रही है, आपदाओं का जो प्रारूप है वो बदल रहा है। पहले जो है जहाँ पर भूकंप आ जाते थे, या फिर जो है कहीं बादल फट गया तो उससे जो है आपदा आ जाती थी, या कहीं पर जो है पुष्टा ढह गया तो सड़क जो है छिटक के दूसरी तरफ चली जाती थी। मोहन के रास्ते में हम लोग जो है बचपन में हम लोग देखते आ रहे हैं कि मोहन के समय बरसातों में मोहन के रास्ते बंद होते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते बंद होते थे। लेकिन आज की जो आपदा है, जैसे आपने जोशीमठ की बात करी, आज भी जो है जो वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक है, वो तरह तरह के जो है उसमें प्रयोग उपयोग करके देख रहे हैं, उसकी जांच कर रहे हैं कि किस तरीके से जब पानी का रिसाव आया है
पहाड़ के अंदर से रिसाव आ रहा है, ये रिसाव कहाँ से आ रहा है, किस तरीके की ये आपदा है, किस तरीके से 2 फाट जमीन की हो रहे हैं। तो ये एक तरीके की जो मैं कहूँगा कि ये प्राकृतिक आपदा के साथ-साथ अनोखी आपदा के रूप में भी जो है ये प्रकट हो रही है। और जैसे-जैसे समय परिवर्तन होता जा रहा है, जैसे-जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो हम ये कहेंगे कि कहीं न कहीं जो है आपदा भी अपना जो है स्वरूप बदल रही है। और निश्चित रूप से सरकारों का प्रयास ये रहता ही है कि सरकार जो है विकास के साथ-साथ ऐसी व्यवस्था भी बनाए कि कहीं न कहीं जो है आगे चल के जो आपदाएँ आ रही हैं या जिस प्रकार से जो है आपदाओं का स्वरूप बदल रहा है, उसको किस तरीके से हम लोग जो है कंट्रोल करके चलें। मैं याद दिलाना चाहूँगा क्योंकि मैं देहरादून में नगर निगम का पार्षद भी रहा हूँ 2008 के समय पे, तो मैंने देखा कि बिंदाल नदी में जो हमारे देहरादून की मुख्य बिंदाल नदी है, उसमें हम लोग देखा करते थे कि लोग क्या करते थे कि अपने घर का कूड़ा उठा के नदी में डाल दिया करते थे। और जब नदी में डाला करते थे तो निश्चित रूप से जब इतनी बड़ी आबादी के समय पे जो है लोग कूड़ा नदी के अंदर डालेंगे तो उसका जलस्तर भी बढ़ेगा, निश्चित रूप से जो है वो जब बारिश होगी तो उसका जल भराव भी होगा, लोगों के घरों में जाएगा। तो उस समय हमारे विधानसभा अध्यक्ष के रूप में हमारे जो उत्तराखंड के बहुत ही वरिष्ठ विधायक थे श्री हरबंस कपूर जी, अब वो नहीं रहे, लेकिन उन्हें क्या कहते हैं वो एक बार विदेश गए थे। तो विदेश में उन्होंने देखा कि सड़कों के किनारे-किनारे जो है लोगों ने जो नदी के किनारे-किनारे उसमें लोहे के जाल लगा रखे हैं ताकि लोग जो कूड़ा है वो कूड़ा जो है नदी के अंदर ना डाल सके, नदी का जलस्तर बढ़ ना सके। तो इसके लिए वो जब यहाँ देहरादून आए तो उन्होंने अपनी विधानसभा में ये प्रयास शुरू किया और मैंने देखा कि उन्होंने अपनी पूरी विधानसभा में जुटते क्योंकि मेरे क्षेत्र में 2 जो है नदियाँ होती है, एक छोटी बिंदाल है, बड़ी बिंदाल। उन्होंने जितना उनका क्षेत्र था वो पूरा जो है चंदौड़ से गाड़ी रोड तक आपका जो है पीछे जोरथाला क्षेत्र वहाँ सब जगह उन्होंने व्यवस्था कराई। तो सरकार और जनप्रतिनिधि भी जो है मिलकर प्रयास करते हैं और निश्चित रूप से जो है भविष्य में जब राजनीति और आम जनमानस दोनों मिलके जो है आगे की ओर बढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं जो इन आपदाओं पे अंकुश लगाने का और इनसे संभलने का और इनसे पार पाने का कार्य जो है बस हेमा पुरोहित जी के पास चलूंगा। आपने एक जिक्र किया प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। हेमा पुरोहित जी इन्होंने बड़े शब्दों में तो कह तो दिया, तो क्या इसका उपयोग राज्य बनाने के बाद ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका सरकार सत्ता और आमजन से कोई लगाव नहीं है? ये कहीं बाहर से आते हैं और प्राकृतिक साधनों का उपयोग करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से इतनी आपदाएं आई हैं। आपने देखा होगा कि जब केदार घाटी में विशाल रूप गंगा जी का हुआ तो आसपास जो होटल थे वो ज्यादा नुकसान में गए क्योंकि उन्होंने नदियों के ऊपर होटल बना रखा था। साथ में आप भी सुना होगा और जैसे आप जानते भी हैं कि जो जिस तरह से खनन किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, आपका एक कारण अगर माना जा रहा है तो रोक कैसे लेंगे? बिल्कुल सही। पहले तो वीआईपी न्यूज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझको यहाँ पर इनवाइट किया। बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है आपदा। आपदा एक तो प्राकृतिक आपदा होती है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता कि वो एक नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन मैं कहना चाहूंगी साथ-साथ, लेकिन आजकल मैनमेड आपदा आ रही है, मैनमेड डिजास्टर आ रहा है। जोशीमठ की बात ले लो, पूर्णतया मैं तो कहूंगी नेचुरल नहीं, वो मैनमेड डिजास्टर है। एनटीपीसी के जो कंपनी थी वहां पर क्या कर रही थी, उनको अल्टीमेटम देने के बावजूद भी उन्होंने पहाड़ों पे ब्लास्टिंग की और वहां पर परिणाम ये कि लोगों के घरों में दुकानों में दरारें आ गई। ये मैनमेड डिजास्टर था। और बात हुई खनन की, ज्यादा दूर नहीं जाते, देहरादून की रानी पोखरी वाला पुल जो है वहां पर कॉकलैंड से खनन हो रहा था। किसने कहा है कॉकलैंड से आप खनन करेंगे? मैं कह रही हूँ कि जो भी कंपनियां यदि खनन करती हैं, प्राकृतिक दोहन करती हैं, तो सरकार क्या करती है? सरकार का काम है ना वॉश करने का, यानी कि सरकार के संरक्षण में वो लोग काम करते हैं और फलस्वरूप आम जनमानस आपका बोझ मिलता है। खनन के साथ साथ हमारी समझ से इन लोगों को खाली चुगान की परमिशन होती है कि जो नदियों के ऊपर, जैसा सचिन जी ने कहा कि कुछ कूड़ा आ गया हो या सारा कुछ चीजें मलबा बढ़ गया है, तो उसके चुगान की बात होती है। लेकिन ये जिस तरह से खनन करते हैं, आपने कहा पोकलैंड लगा देते हैं। विक्रम जी, हेमंत जी ने बड़ी ईमानदारी से ये बात को कहा कि खनन के नाम पे पोकलैंड उतार दिया जा रहा है। तो क्या यह माना जाए जो ये आपदा आ रही है बहुत सही काम, मानवीय त्रुटि, तो मानवीय त्रुटि के साथ क्या ये त्रुटि नहीं बल्कि जान के मानवों के द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है जिससे ये आपदा है? देखिए संजय जी, सबसे पहले तो मैं 3 बातों से इसकी शुरुआत करूंगा। पहली बात कि मैं ईमानदारी से बोलूंगा,
दूसरी बात मैं दिल से बोलूंगा, तीसरी बात मैं दिमाग से बोलूंगा। देखिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ। एक बड़े अफसर के पास मैं बैठा था, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने कहा यार विक्रम, अब मुझे जो है किसी तरह का डर नहीं लगता है। हाँ, पहले अगर हम कुछ गलत अगर हो जाता था तो हमें डर लगता था कि हमें हटाया जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है। यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदा है और जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, उसमें अगर देखें तो मैं उदाहरण के साथ इसकी शुरुआत करूंगा कि मेरे घर से जहां मैं मेरा सबसे फर्स्ट फ्लोर है, वहां अंदर कमरे से मसूरी दिखाई देता था। लेकिन आज मैं थर्ड फ्लोर पर खड़ा हो जाता हूँ तो भी मुझे मसूरी दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? देखिए जो दबाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नदी किनारे लगातार आप जिस बिंदाल की बात सचिन जी कर रहे हैं, उस बिंदाल में इतना अतिक्रमण हो गया है कि नदी से वो नाले के रूप में तब्दील हो गई है। ये सत्य है, सचिन जी भी इस बात को जानते हैं। हम जिस रिस्पना के बराबर में हमारा जहाँ ऑफिस है, कभी रिस्पना का स्वरूप जो है वो बहुत बड़ा होता था, उसे भी कई जगह पे नाले की शक्ल दे दी गई है। देखिए हमने क्या किया है, हमने जो प्रकृति का जो एक नेचर था, हमने उसको धीरे 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 हमने उसको सिकुड़ने का काम किया है। नहरें हुआ करती थी देहरादून में, कभी देहरादून में पानी नहीं भरता था, लेकिन अब क्या है, आपको देहरादून में कई स्थानों पर पानी दिखेगा। उसका कारण क्या है? हमने नहरों को भर दिया है। जो आकार हमें देना चाहिए था, चाहे वो सिवर लाइन के जो पाइपलाइन डले हुए हैं, कई जगह जाइए आप सड़क से गुजरिए, आपको सिवर की जो पानी है वो इस समय सड़कों पर नजर आता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि हमने पानी के साथ काम नहीं किया, हमने जिम्मेदारी तय नहीं की है। आप कह रहे हैं पॉपुलेट से वहां पर खुदाई हुई है, जिम्मेदारी होती है, सिस्टम है बकायदा। जब तक आप कड़े फैसले मिलेंगे, जोशीमठ का केस हुआ, जैसा इन्होंने कहा कि एक कंपनी वहां पर काम कर रही थी। अभी कोटद्वार की ले लीजिए विक्रम जी, विधानसभा अध्यक्ष, जो कि उनके यहाँ जो पानी गिरा वो गिरा ही खत्म के कारण। इसीलिए मैंने आपको जिक्र किया, जो मैंने डिबेट की शुरुआत की, मैंने एक बड़े अधिकारी के साथ बातचीत करके, क्योंकि हमने राज्य बनते हुए देखा, राज्य से पहले भी हमने इस उत्तराखंड को देखा। ऐसा नहीं कि सड़कें पहले नहीं टूटती थी, पहले भी सड़कें टूटती थी, संसाधन हमारे पास पहले नहीं थे, अब हमारे पास संसाधन बहुत है। लेकिन क्या हमने ऐसा लोड हर जगह कर दिया है। जोशीमठ में भी आप देखें तो जो वहां की पूरी की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा वहां पर निर्माण हो गया है। और अचंभे की बात यह है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बार, जिस वक्त वहां पर लोग अपना घर छोड़ रहे थे, जगन वहां पर जाकर के कर रहे थे, लोग आंदोलन कर रहे थे, वहां पर लोग अपना होटल बनाने के लिए, मानचित्र पास कराने के लिए प्रेशर कर रहे थे चीफ मिनिस्टर को। आपको भी पता है कि चीफ मिनिस्टर इस बात को कहते हैं कि सोचो, जहां पर हम और आप देहरादून में बैठ के कह रहे हैं कि जोशीमठ के लोग कैसे रह रहे होंगे, दरारें आ गई जोशीमठ, वहां लोग निर्माण के लिए दबाव बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए सबको मिल करके एकजुट होकर के, और जिस तरह आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि आपके एक और गेस्ट आ चुके हैं, उनको भी हम जोड़ेंगे और हम अपने पीसीआर से कहेंगे कि हमारे गेस्ट मिस्टर शिवांश मिश्रा जी भी आए हैं, उनको भी जोड़ने की तैयारी करें। तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी के पास बड़ी नजदीक से राजनीति को भी देखा है आपने, और राजनीति को उनको उनकी जिंदगी को आपने देखा है। जो राजनीति से प्रभावित लोग हैं उनको भी आपने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे हो रही। बार बार प्राकृतिक आपदा की बात करते हैं। प्राकृतिक आपदा की अगर हम बात करें तो क्या प्राकृतिक आपदा भी मानवीय त्रुटि के कारण ही आ रही है? क्योंकि कई बार होता है, आप जानते होंगे कि जो ये आपने मैडम ने कहा एनटीपीसी की बात की, वो तो एक मानवीय त्रुटि है, लेकिन उसके द्वारा काम किए गए उस काम से जो नुकसान हुआ, तो प्राकृतिक आपदा का कारण भी तो वही बना। सचिन गुप्ता जी, देखिए संजय जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे से उम्र में भी अनुभवी हैं। आपने देखा होगा कि चलिए ठीक है, मैं आज मान लेता हूँ 2014 के बाद जो है विकास की गंगा भाई, विकास के माध्यम से जो है नई सड़कें चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ। भी जो है वहाँ पर आपदा आई है, तो अगर ये कहेंगे कि आप विकास कर रहे हैं, कि आप सड़कें बना रहे हैं, या आपके पास सही है, विकास कर रहे हैं, विकास कारण से
पीछे ये मैंने आपको कहा जिस तरीके से प्राकृति अपना स्वरूप बदल रही है। आपने देखा होगा कई बार बेमौसम की बरसात हो रही है। पहले कभी हम कहा करते थे कि बर्फ पड़ा करती थी, आज चल रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना पड़ेगा कि खाली वो ड्रोन अगर हम केवल इस बात केवल चौड़ीकरण करने के बाद और वहाँ पे ब्लास्टिंग के बाद जो है आप जाइए, तो ये बात जो है मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि आपदा आज से 30-40 साल पहले आया करती थी। और जहाँ तक रंजी ने कहा कि एनटीपीसी की बात आप करें, एनटीपीसी की जब जांच हुई में तो केंद्रीय टीम ने भी बताया, केंद्रीय टीम ने भी कहा कि जो जल रिसाव हो रहा है वहां से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर हम केवल एनटीपीसी को राजनीतिक बयान के रूप में कहेंगे नहीं जी वहां पर ब्लास्टिंग हुई है, वहां पर जिस प्रकार की जो आपदा आई है उसके पीछे कहीं ना कहीं कंपनी का रोल है, तो वो जब तक किसी चीज जांच एजेंसी का कोई निर्णय नहीं आता तब तक हम उसमें अगर हम केवल अपना बयान रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे तो वो भी उचित नहीं होगा। सचिन जी शिवांश को भी साथ जोड़ते हैं। शिवांश मिश्रा स्वागत है आपका हमारे साथ, आप इस पर चर्चा में जुटे। शिवांश जी मैं संस्था से है और हमारे से जानकारी मुझको हर मैं जैसा मैं देखता हूँ कि उत्तराखंड में बहुत बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा मैं कहूँ तो ये पर्यावरण के लिए और अन्य विषयों पे काम करते हैं। शिवांश बार बार कहा है कि आपदाएं प्राकृतिक से आती है और अभी मैडम की मानवीय त्रुटि भी है जिनके कारण उस आपदा का कारण ये मानवीय त्रुटियां भी है। अवैध रूप से करना कर लीजिए या नदी के एकदम चढ़ करके मकान बनाना या नदी के अंदर जिस तरह से अपने चीजों को या कूड़े कबाड़ को डालना, ये भी एक कारण है। आप लोग भी रिश्वना पे कई बार आपने सफाई कर गए हैं, बहुत मेहनत करते हो, तो क्या माना जाएगा जो आपदा इस समय उत्तराखंड में जिस तरह से हम देखते आ रहे हैं पिछले काफी वर्षों क्या हर वर्ष इस समय तो हम डरे हुए रहते हैं। जून जुलाई तो हमारे लिए ऐसा होता है ये 2 महीना आए ही ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोग मैट संस्था बहुत सालों से प्रकृति पे काम कर रही है जी। मेरा तो मैट के साथ 3 साल से नाता जुड़ा है, लेकिन मैट की आप इतिहास को देखें तो वो प्रकृति पे कई सालों से काम कर रही है और खास करके रिस्पन्ना पर। और आप जैसे रिस्पन्ना की बात कर रहे थे तो आप अगर कैनाल रोड पे जाएंगे रिस्पन्ना के तो वहाँ पे आप देखोगे बस्तियां बसी हुई हैं, इतने सारे घर बसे हुए। हम लोग वहाँ पर संरक्षण के लिए कभी कभी जाते रहते हैं। हमारे सामने लोग वहाँ पे कचरा फेंकते हैं, हमारे सामने वो मलमूत्र फेंकते हैं, थालियां खाना सब कुछ फेंका जाता है। कुछ समय पहले हमने रिस्पन्ना के सोर्स मौसी फॉल्स तक मेरे साथ मेरे दोस्त आए थे उनके साथ, तो हमें रिस्पन्ना में पानी और आसमान का फर्क, वहाँ की पानी एकदम साफ सुथरा एकदम और यहीं पर नीचे आते कचरा क्या नहीं, तो इसमें एकदम खिला करने यहाँ पे मानव जाति ने अपनी प्रगति के लिए कहीं ना कहीं प्रगति को छोड़ दिया है। और हमने इससे देहरादून की बात और नैनीताल की बात की बात सारी जगह नैनीताल में मसूरी में भी आगे चढ़ाई के लिए और नए रास्ते बनाने के लिए कि वहाँ पे भी और लैंडस्लाइड है। और देहरादून में IT पार्क बोला जाता है कि कहीं ना कहीं नदी की स्तर से बनाएंगे और आज वहाँ पे बाढ़ जैसी धारा चालू है। शिवांश आपके बगल में सचिन गुप्ता जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा है, पार्षद रहे हैं। इनका ये कहना है कि जो आपदा आती है हम विकास कर रहे हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि जो विनाश हो रहा है उस पे विकास पे चढ़ने के लिए विनाश जरूरी है? विकास और विनाश साथ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम लोग विकास प्रकृति के साथ कर रहे हैं, मानव जाति के साथ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मानव लोग घर पे बैठे रहें और ज्यादातर काम लेजीनेस में बिताएं। अगर हम प्रकृति के साथ काम करना शुरू करें तो कभी भी हमारे आपदाएं ना आए। अगर हम चलना शुरू करें, साइकिलिंग शुरू करें, थोड़ा सा हम गाड़ियां कम यूज करें तो एकदम प्रकृति हमारे साथ चलेगी। हेमा जी बड़ा अच्छा हमारे साथ जुड़ा है और ये लोग की संस्था को आप भी जानते हो, तो बड़ी अच्छी बात कही। जैसी भौगोलिक परिस्थिति हो, जैसा देश वैसा देश, जैसी कहावत कही गई है। अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं और हकीकत में साइकिल रिक्शा ऊपर भी नहीं चढ़ सकता क्योंकि चढ़ाई जिस तरह से, और उसके बाद भी हम इसे कंक्रीट शहर बना डाले हैं। आप देखिए 9-10 तल्ले की मकाने बन चुके हैं और जिस तरह से रिस्पना और बिंदाल की जब हम बात करते हैं, जब भी आपदा की बात होती है रिस्पना बिंदाल की बात आती है और उसके दोनों तरफ ये जो बस्तियां बसाई गई है वो पॉलिटिकल आगे कर सकते हैं इंटरेस्ट को लेते हुए बसाई गई। तो क्या ये माना जाए कि कहीं न कहीं आपदा का कारण, ईमानदारी से मैं चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि राजनीतिक रूप से मैं नहीं चाहूंगा, क्या ये माना जाए कि राजनीतिक फायदा लेने के लिए इन नदियों के आसपास लोगों को बसाया गया
और बसाने के बाद नदी का आकार छोटा हुआ, वह भी एक मापदंड है। निश्चित रूप से हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो प्रकृति हमें अच्छे से रिप्लाई करेगी, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, जो रिवर है पहले चौड़ी हुआ करती थी, अच्छे से फ्लो होती थी, उसको कम कर दिया है। और बरसात आती है तो हम उससे पहले उसकी सफाई क्यों नहीं करते? ये जिम्मेदारी सरकार की तय होती है, उसकी साफ सफाई करें। और निश्चित रूप से आपने कहा है कि रिवर बैंक के साइड में बसावट बस गई है, तो मैं कहना चाहूंगी वो प्राधिकरण कहाँ है, वो लोग क्या उन्होंने क्या आंख बंद कर ली थी उसकी तरफ, क्या सरकार का संरक्षण था? ये भी मैं कहना चाहूंगी। और इनकी एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी मैं। इन्होंने बोला उत्तरकाशी में 1992 में आपदा आई, अर्थक्वेक आया। हाँ, नेचुरल डिजास्टर आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बात करें कि मैन मेड डिजास्टर की, एनटीपीसी की बात की थी, लाख उसके बावजूद भी, मना करने के बावजूद भी एनटीपीसी का काम हुआ। फलता स्वरूप ये हुआ कि जो हमने कहा था वही हुआ। इसके पहले भी तो हम लोगों ने ये काम रोका गया था, कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना को बंद कर दिया गया था। हम भी विकास कर सकते थे, लेकिन विनाश ही धरती पर विकास नहीं चाहते हम लोग। हम भी तो बड़ी बड़ी बातें कर सकते थे, हम कर्णप्रयाग तक रेल परियोजना लेके आए, लेकिन 1977 में भूगर्भ शास्त्रियों ने ये एक रिपोर्ट दी थी कि जो हमारे हिमालय रेंज है ये जूनियर है, वर्ल्ड में जूनियर रेंज है, जो 5 में आता है। यहाँ पर हम कुछ भी बड़ा करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला दुष्परिणाम होगा। मसूरी की बात करें, मसूरी तक रेलवे परियोजना का विस्तार हो रहा था। वहाँ ओक ग्रोव स्कूल है, आपके संज्ञान में होगा, तो वहाँ पे रेलवे वालों ने बोला था कि रेलवे वालों के बच्चे ओक ग्रोव स्कूल में पढ़ेंगे। स्कूल खुला, स्कूल आज तक चल रहा है। रेलवे परियोजना वहाँ तक इसलिए नहीं पहुंची क्योंकि हमें कई कह दें लाशों के बीच में से गुजरना पड़ता, कई घर गिर जाते, कई मकान गिर जाते, विनाश आता, तो हमने रोक दिया ना वो काम। तो इनको भी ये चाहिए था कि उस काम को रोक देते। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी खुद जानता था, आप ये डिफेंड करें या कुछ करें मैं नहीं जानती, लेकिन वो खुद जानता था कि मेरे ऐसा करने से ऐसा होगा। इसीलिए उसने कहा था कि मैं एनटीपीसी का काम शुरू करने से पहले हर घर का बीमा करूंगा, लेकिन उसने बीमा नहीं करा। तो ये चीज तो जानते थे तभी ऐसा करते थे ना वो। तो मैं ये कहना चाहूंगी जो मैनमेड डिजास्टर उसको रोका जा सकता है, नेचुरल को आई हम भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हाँ उस हद तक हम प्रकृति का संरक्षण करें तो नेचुरल डिजास्टर को भी रोका जा सकता है। बहुत सही बात आपने। सचिन जी देखिए, मैंने कहा ना जैसा देश वैसा भेष, जैसी भौगोलिक स्थिति हो उस तरह से निर्माण चाहिए। क्या आज भी आपको लगता है कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन की आवश्यकता है? नो डाउट है, लेकिन जिस तरह से ऋषिकेश तक मकानों में दरारें पड़ने लगी हैं, कर्णप्रयाग तक पड़ने लगी है, जोशीमठ आप देख रहे हो कि वह भी किसी न किसी यदि किसी के काम का एक कारण बताया जाता है, तो इन सब को देखते हुए विकास बहुत जरूरी है। लेकिन ऐसी जगह पे विकास जहाँ विनाश का कारण बने, तो क्या जरूरी है ऐसा विकास? देखिए संजीव जी, मैं फिर अपनी बात पर आऊंगा और ये जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि उत्तराखंड का आंदोलन बहुत जबरदस्त आंदोलन चला और यहाँ की माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने अपनी शहादत देखी, उत्तराखंड हासिल किया। और ये भी हमें याद करना पड़ेगा कि उत्तराखंड हासिल करने के लिए, उत्तराखंड की मांग करने के लिए जो इसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था? मूल उद्देश्य ये था कि ये उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ था और उत्तर प्रदेश का सबसे सीमांत क्षेत्र ये पड़ता था, और जब वहाँ पर कोई विकास की योजना बनती तो यहाँ पे कहते हैं कि मतलब मलाई की बात है, खुर्चन भी जो है बहुत अच्छे से यहाँ तक नहीं मिल पाती थी, जिस कारण से जो है हमारा जो उत्तराखंड था वो पिछड़ जाता था। यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं, यहाँ सड़कें नहीं पहुंच पाती थी गाँव तक, जो है यहाँ पर जो दूर दूर तक जो विकास की व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। इसलिए उत्तराखंड के लिए लड़ाई लड़ी गई, उत्तराखंड मांगा गया। आज उत्तराखंड में जिस तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमें उत्तराखंड को आगे पहुंचाना है तो निश्चित रूप से जो है हमारे को, हमारा क्योंकि पर्यटन भौगोलिक क्षेत्र है, हमारे पास जो है जो निश्चित आय है, हमारे उत्तराखंड का जो मुख्य रोजगार का जो साधन है यहाँ पे हमारे पहाड़ों के जनजीवन को जो चलाता है वो मुख्यतः पर्यटन है। अब पर्यटन को व्यवस्था बनाने के लिए ताकि ये हमेशा चलता रहे, केवल जो है 2 या 3 महीने ना चल के जो है पूरे 12 महीने चले, इसके लिए ऑल वेदर रोड भी जरूरी है। हमारे को जो है पहाड़ पे जो है रेल की कनेक्टिविटी आएगा, रेल की कनेक्टिविटी आएगी, निश्चित रूप से रोजगार भी आएंगे, निश्चित रूप से ट्रांसपोर्टेशन जितनी इजी होगी उसका लाभ भी हमारे को यहाँ पे मिलेगा। हमारे को जो है दूर दराज क्षेत्रों से, मतलब हमारे पास जो है देश विदेश के साथ साथ जो है सीमांत मतलब केरल और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों से भी जो है यहाँ पर लोग चार धाम यात्रा के लिए आते हैं, तो हमारे को हेलीकॉप्टर व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे को उनको ठहरने के लिए व्यवस्थाएं भी बनानी पड़ेगी, होटल की डिमांड भी करनी पड़ेगी, होम स्टे भी बनाना पड़ेंगे। तो अगर हम कहेंगे कि हम यहाँ पर इस काम को रोक कर
और यहाँ पर हम कहें कि चार धाम यात्रा भी बहुत बढ़िया बने, यहाँ पर लोगों को सुगम से यात्रा भी हो सके, यहाँ पे लोगों को जो है व्यवस्थाएं सारी मिल रही है। तो ये दोनों बयान मुझे लगता है कि शायद जो है ये इतर है। तो मैं वैसे इस चर्चा को राजनीति नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आज जो मैं ये कह उत्तराखंड की बात करें, पूरे देश विदेश में जिस तरह के सड़कों का जाल बन रहा है, तो अगर आप केवल यही की बात करेंगे, उत्तराखंड में हमने नहीं किया, ये बहाना हो सकता है, लेकिन पूरे देश में आप कर सकते हैं, लेकिन तब भी वहां पर नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे आपकी पार्टी की मंशा खराब थी, नीति और नियत खराब थी। इस कारण से आप लोग कभी देश में विकास नहीं कर पाए। तो इसलिए केवल उत्तराखंड में क्योंकि आपदा के बलबूते या आपदा के को एक सहारा बनाते हुए आप विकास की बात करेंगे, हमने विकास इसलिए नहीं किया, तो पूरे देश में जहां तक अगर हम बात करेंगे तो पूरे देश में जो है विकास से देश अछूता रहा है और आपके नारे खोखले साबित हुए। और यही कारण सचिन का दशक था, आप हमारे समय स्टूडेंट रहे होंगे, और उस समय इस प्रदेश की मांग की गई। मात्र शक्तियों ने सड़कों पर लेट करके, सड़कों पे धरना प्रदर्शन करके और बहुत कुछ खोया। सबसे ज्यादा मात्र शक्तियों ने खोया ये राजनीति। ईमानदारी से आप कह सकते हो कि जिन उद्देश्यों को लेकर के इन मात्र शक्तियों ने बलिदान दिया, यहाँ के पुरुषों ने त्याग किया, तपस्या किया, लड़ाई लड़ी, और उसके बाद ये राज्य मिला। आपको लगता है सारे उद्देश्य पूरे होते नजर आते हैं आपको? आपने रोजगार की बात की, रोजगार आपके यहाँ है, स्वरोजगार की बात करते हैं आप, स्वरोजगार तो है, लेकिन ईमानदारी से आप बता सकते हो पलायन रुका, आप बता सकते हैं पलायन रुका? अगर आप कहते हो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ये सब पहाड़ों पर पहुंच गया, तो क्या मानते हैं कि पहुंच गया? बिल्कुल संजय जी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100% जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो है सब व्यवस्था दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं सर, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ, एक युवा होने के नाते और जिस प्रकार से मैं सरकार और संगठनों को बहुत नजदीकी से देखता हूँ, और खासतौर से अपने संगठनों की जो हर काम में जो है सरकार से लेकर नीचे तक का कार्यकर्ता जो है उस समस्याओं को और व्यवस्थाओं को लगाने में जुट जाता है जनता के बीच में जाकर। तो मैं अपने को लेके कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन जो है पूरी ईमानदारी के साथ जो उत्तराखंड के अंदर विकास कर रही है, और पूरी ईमानदारी के साथ वो चाहती है कि यहाँ पे रोजगार, यहाँ पे जो है ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से व्यवस्था यहाँ पर हो, यहाँ पे स्कूली शिक्षा बहुत अच्छे से हो, और निश्चित रूप से लगातार जिस तरीके से जो है फंड की व्यवस्था होती है या जिस तरीके से काम की व्यवस्था होती है, सरकार जो है पूरे ईमानदारी के साथ प्रयास कर रही है। और आगे क्योंकि अभी तो ये शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से आगे हम देखेंगे कि 2025 में जैसे हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आने वाला दशक जो है उत्तराखंड का होगा, तो निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है और कुछ करना अभी बाकी है। तो मुझे लगता है कि शायद जो है जब समय आएगा तो समय पे सबको जो है दिखेगा, और जनता जो है विकास चाहती है, और इसी विकास के बलबूते जो है जनता ने दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी पर अपना निशान जताया, क्योंकि उनको लगता है सचिन में बात वो कहीं ना कहीं है भारतीय जनता पार्टी का। सचिन जी, मैं आपके राजनीतिक प्रयास की जवाब हेमा पुरोहित जी से लूंगा, लेकिन मैं शिवान से करता हूँ। शिवान जी, जो जिस तरह की आप बताएं, जिस तरह से आपने देखा होगा, एक वीडियो हम लोगों ने भी देखा कि एक डिफेंस का कोई कॉलेज था, उन्होंने एकदम नदी पे बना रखा था, पूरा ढलते हुए गिरते हुए दिखा है। तो क्या ये माना जाए ये जो संस्थाएं हैं जो इनको इनका नक्शा पास कर रही हैं, जो इनको परमिशन दे रही हैं, मुख्य कारण हुआ सब है? जब उस वीडियो की अगर मैं चर्चा करूं, मेरी स्क्रीन पे सामने चल रहा है, देखिए ये उत्तराखंड का देहरादून का वीडियो है। यहाँ का कोई डिफेंस के लेकर के कोई प्राइवेट संस्थान बनाया था, नदी पे बनाया था, और वो ढहता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल सर, आज इस वीडियो की बात कर रहे हैं। आज सुबह मैंने अपनी माता जी को दिखाया था, मेरी माता जी का भी यही प्रश्न था कि इनको बनाने के लिए परमिशन देता है, और देता है तो क्या उनको पहले बताया नहीं जाता कि मौत का खेल है? ऐसी डिट्टो जैसे आज आपने वीडियो देखा है, ऐसी कई घर कैनाल रोड रिस्पन्ना में बने हैं। सिर्फ रिस्पन्ना का बहाव तेज होने की देरी है, वो बच्चे, बीवी, लड़के, माँ बाप सब रह जाएंगे, और फिर ये लोग बोलेंगे कि हमने तो इनको कहा था। आप रिस्पन्ना पे जाएंगे कैनाल रोड पे, वहां पे बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बने खाली। बोला जाता है, सुनने में आ रहा था कि इन बस्तियों के लोगों को वहां शिफ्ट करना था। ना ये बस्ती के लोग शिफ्ट हुए, ना बस्ती खत्म हुई, और बिल्कुल जैसे आज ये बिल्डिंग लगी, कुछ समय के बाद कहीं ना कहीं रिस्पन्ना का स्वरूप बढ़ेगा और ये बस्तियां रह जाएंगी। और थोड़ी देर पहले जैसा सर बोल रहे थे कि यहाँ थोड़े सालों पहले यहाँ की माताओं ने, बहनों ने इस राज्य के लिए जितना मांग करी थी, आपने कहा था कि क्या उनको मिला? बिल्कुल मेरा भी यही प्रश्न है, क्या उनको सच में मिला? यहाँ पे आपके टूरिस्ट आ रहे हैं, आपके बाहर से जुलाई में और विंटर्स में, समर्स और विंटर में मसूरी घूमने के लिए लोग आते हैं, लेकिन देहरादून के वास्तु का क्या?
हम लोग अपने घर से रोड पे नहीं निकलते, हमारे पसीने छूट जाते हैं, हम लोग अपने घर से रेस्टोरेंट खाने नहीं जा पाते। रोडों पे, राजपुर रोड पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे लाइन लगी रहती है, दिनों की नहीं, हफ्तों की नहीं, महीनों की, जब तक लोग मसूरी जाते हैं, मसूरी से नीचे नहीं आते तब तक। और वही ठंड का भी हाल है, ठंड में भी यही होता है। तो यही मेरा पूछने का कारण है कि सबसे पहले सरकार क्यों देती परमिशन ऐसी जगह बनाने का। दूसरी बात, क्या सरकार यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए चिंता नहीं करती, सिर्फ पर्यटक की चिंता करती कि हम पर्यटक आएंगे, पैसे कमाएंगे, लेकिन यहाँ के रहने वालों को क्या होगा? वही मेरा प्रश्न है। हेमा जी, बड़ा महत्वपूर्ण और एक युवा का प्रश्न है। हमें आपको चिंतित इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम आप बच्चे उसी माहौल में रह रहे हैं। ये प्रदेश देवों का प्रदेश है, धार्मिक प्रदेश था। लोग चार धाम यात्रा करने आते थे, पिरान करने आते थे, हिसार साहब आते थे, लेकिन इसको पूरी तरह से हम जब प्रदेश की जगह पूरी तरह से पर्यटन प्रदेश का रूप दे रहे हैं। लोग यहाँ आकर के नशा कर रहे हैं, लोग यहाँ आकर मेरी भाषा में कायासी कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार चाहे किसकी हो, बहुत बड़े सख्त नियम की जरूरत है जिससे ऐसे लोग देश प्रदेश में प्रवेश न कर पाए। कि विकास विनाश पर नहीं बन सकता, विकास करिए। लेकिन जो लोग हैं, जैसे कि शिवांश ने बोला है, हम लोग जो यहाँ के लोगों की तो चिंता करें ना, पहले पर्यटक आएंगे, ठीक है, उनसे एक राजस्व भी बढ़ेगा, लेकिन जो यहाँ लोग हैं उनका क्या? उनके लिए तो आपको चिंता करनी होगी, उनके लिए एक प्लान बनाना होगा कि वो भी सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सके। और ये लोग चाह रहे हैं, अच्छा है, हम लोग बहुत कुछ चाहते हैं, पर चाहने से कुछ नहीं होता। रिस्पना ऋषि पढ़ना बनने वाली थी, मैं भी बहुत खुश थी, मैंने कहा मैं क्या योगदान कर सकती हूँ यदि रिस्पना ऋषि पढ़ना बने तो। आपने भी सुना होगा पिछले दिनों में, लेकिन हाल बद से बदतर हो गए। तो ये चाहने से नहीं है, करने से होगा। जब तक हमें एक करने की इच्छा नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। मैं बात में नहीं जाना चाहती अग्नि की, मैं बात में नहीं जाना चाहती कि घंटाघर पे युवाओं को दौड़ाया गया, मार के, लाठियां मार के। मैं बात नहीं करना चाहती कि जो रोजगार की तलाश में लड़कियां आती है अंकिता जैसी, उनके साथ क्या दशा होती है। कहाँ है तुम्हारा विकास, कहाँ है तुम्हारा प्लान? चाहने से कुछ नहीं होगा। चाहने जो आप चाह रहे हो उसको आपको रोड मैप पर भी उतारना होगा। क्योंकि हेमंत जी, आप देखती होंगी जो राज रोड हम लोगों के लिए सही में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले जब मैं इस प्रदेश में आया था, स्वर्ग माना जाता था। वहां पे लोग बैठते थे, ये इसी रोड पे नहरें चलती थी, आदमी हम लोग पैर डाल करके बैठे रहते थे। आज उस राजपुर रोड पे रहने वाले तो सोचते, पहले लोग सोचते थे कि हमारा घर राजपुर रोड पे, आज राजपुर रोड पे रहने वाले ये सोचते हैं कि हम यहाँ क्यों रह रहे हैं। इनको भूगोल देश होना चाहिए। ये जन जंगल जमीन की बात कर रहे हैं लोग, इस पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा भू अध्यादेश लाए ताकि जो यहाँ के लोग हैं सुरक्षित रह सके, यहाँ के पहाड़ सुरक्षित रह सके, यहाँ के ब्यूटी बनी रहेगी, यहाँ का वातावरण सुंदर होगा, तो भी तो पर्यटक आएंगे ना। या इस तरीके से तो नहीं आएंगे कि यहाँ डिजास्टर हो रहा है, वो तो पहले अपनी जान बचाएंगे कि यहाँ पहले डिजास्टर हो रहा है, हम नहीं आ रहे। इससे पर्यटन आपका बढ़ेगा नहीं घटेगा। आपको पहले यहाँ सुरक्षित करना होगा, यहाँ सुरक्षित माहौल प्रदान करना होगा, तभी टूरिस्ट आपके प्रदेश में आएंगे, तभी राजस्व बढ़ेगा। सचिन जी, जैसे हमने कहा कि चारों धाम है, यहाँ पे देवभूमि है, आदमी हरि के द्वार पे आता है। जब हरिद्वार में एंटर करता है तो लोग कहते हैं कि भगवान की नगरी में जा रहे हैं, हरि का द्वार है। चारों धाम है, बद्रीनाथ जी है, केदारनाथ जी है, गंगोत्री माँ है, यमुनोत्री जी है, पिरान कलियर है, हेमकुंड साहब है। जो हम तीर्थाटन प्रदेश बनाना चाहते थे और जो घालमेल हमने किया, न तो तीर्थाटन प्रदेश बना पाए, न पर्यटन प्रदेश बना पाए। तीर्थ और पर्यटन को जोड़ करके जो माहौल हमने क्रिएट किया, जो आसपास के प्रदेश के लोग वीकेंड पे आते हैं, जैसे शिवांश ने क्या कहा, हम आदमी चलते हैं राजपुर रोड पे निकलने का मतलब होता है कि आदमी सोच भी चलता है कि 1 घंटे का अगर समय है तब तो उस तरफ आप रुक कीजिए, नहीं तो कहीं और चले जाइए, जबकि मुख्य मार्ग वही है, मुख्य दुकानें वही पे हैं। तो क्या लगता है कि कहीं पॉलिसी में परिवर्तन करने की जरूरत है कि आप तीर्थाटन करने आ रहे हो तो पहले बताओ, टूरिस्ट बन के आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, मजा मस्ती मौज करने आ रहे हो तो पहले बताओ, तो आपको ऐसा रूट प्लान दिया जाए, आपको ऐसी व्यवस्था दी जाए। देखिए संजय जी, आप तो बहुत अनुभवी हैं और मुझे लगता है कि देश में नहीं पूरे विदेश में भी जो है कहीं कोई ऐसी नीति इस प्रकार से पर्यटक या जो तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं कोई योजना ऐसी बनी हुई है। आप ये कह सकते हैं कि आज का जो युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और वो जब
दूर दराज के क्षेत्रों में देखता है कि ये सुंदर वातावरण मनमोहक है, साथ में हम प्रभु के दर्शन भी करेंगे और वहाँ पे पिकनिक भी बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये इनकी योजना का एक हिस्सा होता है। और लेकिन अभी तक तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हाँ जैसे शक्ति हमने करी है, जैसे केदार घाटी में हमने एक शक्ति करी है, वहाँ पे लोग जाते थे, वीडियो बनाते थे और जो है वीडियो अपलोड करने का काम किया करते थे, या जो अपना कुछ भी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पे बनाया उसको अपलोड कर दिया, तो सरकार ने उसमें सख्ती करी है। तो समय समय पे जिस प्रकार अगर इस प्रकार की अव्यवस्थाएं वहां दिखेंगी तो निश्चित रूप से जो है सरकार उस पर सख्ती करने का काम करेगी। लेकिन जब जिस प्रकार से वहाँ पर आम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने होम स्टे बना लिए, उनकी आय के साधन है वहाँ पे, अगर हम यहाँ पे पर्यटन को आने से मना करेंगे, पर्यटन पे जो है रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो है वहाँ पे पर्यटन जो है चलेगा। और आप देखिए कि पहले जो अधिकतम जो पर्यटकों की, या मैं कहूँगा कि चार धाम यात्रा में जो यात्री आते थे तो उनकी जो सीमा होती थी वो 8-9-10 लाख होती थी, आज 50-50 लाख संख्या जो है पार कर दी। उसके बावजूद भी जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा आपके चैनल पे कई बार डिबेट पे और अन्य चैनल पे भी जाता हूँ, तो जब वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगते हैं कि यहाँ पर जो है 20,000 यात्री आ सकते हैं, यहाँ पे 15,000 यात्री आ सकते हैं, तो वहाँ का स्थानीय व्यक्ति जो है चीज का विरोध में उतर जाता है। वहाँ के जो पंडित जन है वो विरोध में उतर जाते हैं, भाई यात्री आ रहे हैं, इनको आप आने से कैसे रोक सकते हैं, क्यों रोक रहे हैं, हमारा ये सीजन है काम करने का, हम पूरे साल भर जो है इनकी सीजनों की इंतजार करते हैं। तो इसलिए हर चीज को शिवानी ने अच्छी बात कही क्योंकि हमें इसकी व्यवस्था बनानी चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इससे हम पीछे हट नहीं सकते, क्योंकि हमारा पर्यटक बहुमूल्य क्षेत्र है और हमारी यहाँ लोग आना चाहते हैं, तो हमें इसकी व्यवस्था बढ़ा के देनी पड़ेगी। जहाँ तक अभी आपने मसूरी के विषय की बात की, तो मसूरी के लिए कई रास्ते जो है बाईपास रिंग रोड के रूप में जो है उसे निकालने के लिए जो है सरकार ने टेंडर भी कर दिया, सरकार उनकी और बढ़ भी है। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे जो है सरकार आगे बढ़ेगी वैसे वैसे सबकी व्यवस्थाएं भी बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम कहेंगे कि हम पर्यटक को आने नहीं देंगे या पर्यटक से आने की बात नहीं सचिन, आप व्यवस्था तो देखिए कोई पॉलिसी के तहत आए, बिल्कुल पॉलिसी के तहत आए, आप यहाँ पे आ रहे हो, आप यहाँ आ रहे हो काम करने, आप अपनी गाड़ी में दारू रख के ला रहे हो, आप नशे की बात रख के ला रहे हो, सेवन कर रहे हो, तो उस पॉलिसी की बात की जा रही है सचिन जी। देखिए सचिन जी, हम केदार घाटी जाते हैं तो केदार घाटी से अगर हम इधर की तरफ उतरते हैं, चौथा भी एक बहुत सुंदर जो है टूरिस्ट प्लेस है। तो अब लोगों के जो है आप प्लान को हम और आप नहीं बदल सकते। अगर कोई यात्री जो है युवा वर्ग जो है केदार घाटी में आ रहा हूँ दर्शन करने में आ रहा चौथा में आके अपना एंजॉयमेंट करता, तो हम और आप उसको नहीं रोक सकते। ये रोकना पड़ेगा सचिन जी, अगर वो आप व्यवहारिक रोकना पड़ेगा, इच्छा शक्ति रखनी पड़ेगी। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अगर जो है कोई पर्यटन जो है टूरिज्म के रूप में भी जो है आ रहा है, तो क्या हम उसको रोकने के लिए क्या हम कोई ऐसी नीति बना सकते हैं? तो मेरा तो विपक्ष से भी ये बिल्कुल जो है मैं विपक्ष से ही बोलूंगा। सीमांत से अंतिम प्रश्न लेके दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं। सीमांत सरकार कह रही है, सरकार कह रही है कि इस तरह की चीजों को रोका नहीं जा सकता। आप युवा हो, आप देखते होंगे, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं कि जो बाहर से युवा आते हैं उसमें कुछ युवा ऐसे होते हैं जो यहाँ का माहौल खराब करते हैं। आप देखते होंगे सड़कों पे, आपने एक वीडियो देखा होगा, एक आदमी सड़क पे टेबल लगा के ड्रिंक कर रहा था। आपने देखा होगा जिस तरह की वीडियो बना करके अपलोड की जा रही है। आपने देखा होगा किसी के जो धार्मिक स्थल है वहां पे जिस तरह से लोग अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो क्या आज एक ऐसे सख्त पॉलिसी की जरूरत है कि जिससे कम ठीक है हमारे आय का रिसोर्स तो घटेगा, लेकिन हम ऐसी जगह पे जाएंगे जिसलिए प्रचलित है, जिसलिए प्रख्यात है, जिसलिए हमारी पहचान है। शिवांग बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसी पॉलिसी की बेहद जरूरत है हमें, और स्पेशली युवाओं के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा, छोटे युवा, यहाँ तक कि 18 साल के कम उम्र के भी बच्चे जा रहे हैं। मैं स्कूल से आता हूँ, मुझे भी दिखते हैं बच्चे लोग वहाँ पे करते हुए। लेकिन जैसा हमारे पूर्वजों ने, जैसा हमारे बड़े लोगों ने कहा कि शुरुआत करनी है तो अंदर से करनी पड़ेगी। हमें अपने देश से पहले ये नशीली पदार्थ निकालने पड़ेंगे। माना कि आप अल्कोहल नहीं रोकना चाहते, लेकिन उत्तराखंड सिर्फ अल्कोहल के लिए फेमस नहीं है, ये सबको पता है। यहाँ पे चरस, गांजा, क्या नहीं मिलता है। तो इन सब चीजों को बंद कर सकते हैं। ये तो युवा को बर्बाद कर रही है, तो पर्यटक भी नहीं आके दिखा रहे। ये तो हमारे खुद के रहने वाले जो जिनका घर है देहरादून में, उत्तराखंड में, वो इसका यूज करते हैं। चलिए, धन्यवाद शिवम, धन्यवाद सचिन जी और धन्यवाद हिमा पटोले जी। विषय बात करने में छोटा लगता है, लेकिन है बहुत बड़ा विषय। विषय ये है कि हम देवभूमि में जा रहे हैं, विषय ये है कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं, विषय ये है कि हम अपनों के उस माहौल में जा रहे हैं
जैसा अपने घर पे अपने प्रदेश में रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि देवभूमि में आकर के हम दैत्य बन जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे प्रदेश में जाकर के मेहमान की जगह हम औरों को परेशान करें। वहां पे जहां पे हम जा रहे हैं वहां को उनकी नजर से देखें, उनकी सुविधा के हिसाब से देखें, और धर्म करने आ रहे तो धर्म ही करें। अगर घूमने आ रहे हैं तो घूम के ही जाए, लेकिन आप वहां के माहौल को खराब करके मत जाए। धन्यवाद देते रहे।